जय हिंद। नेहरू रिपोर्ट के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले वाले सेशन में हमने बात की थी नेहरू रिपोर्ट की मेन रिकमेंडेशंस के बारे में। उसी बातचीत को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे कि जब नेहरू रिपोर्ट आएगी तो वेरियस इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिशियंस किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। इस रिस्पॉन्स के बारे में आज अपने को बातचीत करनी है, पढ़ना है। इसी रिस्पॉन्स के चलते आएगा मोहम्मद अली जिन्ना का 14 पॉइंट प्रोग्राम। ये 14 पॉइंट प्रोग्राम क्या था उसके बारे में भी आज अपन बातचीत करेंगे। आज की बातचीत अपन शुरू करें उससे पहले फटाफट से देखते हैं कि नेहरू रिपोर्ट की मेन रिकमेंडेशंस क्या थी। हमने पिछले ही सेशन में पढ़ा है कि नेहरू कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था फरवरी 1928 को और ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी अगस्त 1928 को। और इस नेहरू रिपोर्ट की मेन रिकमेंडेशंस क्या थी? एक तो डोमिनियन स्टेटस की डिमांड रखी गई, दूसरा 19 फंडामेंटल राइट्स की बातचीत की गई, तीसरा सेपरेट इलेक्टोरेट्स को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया, बट हाँ ये बोला गया कि मुस्लिम्स को रिजर्वेशन ऑफ सीट्स प्रोवाइड किया जाए। इसके अलावा बोला गया कि सेंटर और प्रोविंसेस में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया जाए और फाइनली कहा गया कि स्टेट और रिलीजन को पूरी तरीके से सेपरेट किया जाए। एक तरीके से ये कहा गया कि सेक्युलर स्टेट को इस्टेब्लिश किया जाए। ये मेन रिकमेंडेशंस थी नेहरू रिपोर्ट की, बट नेहरू रिपोर्ट आई थी अगस्त 1928 में। इससे काफ़ी पहले ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड बर्किनहेड ने इंडियन पॉलिटिशियंस के सामने एक चैलेंज थ्रो कर दिया था। अपन ने उसके बारे में पढ़ा था। लॉर्ड बर्किनहेड ने यह कहा था कि साइमन कमीशन में आप पार्टिसिपेट कर नहीं रहे हो, साइमन कमीशन के अगेंस्ट में आप प्रोटेस्ट कर रहे हो और आप लोगों के बीच में खुद में इतनी यूनिटी है नहीं कि आप यूनाइटेड होकर सहमति के साथ में सरकार को बता दो कि आपकी क्या डिमांड्स हैं, सरकार को बता दो कि आपको क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स चाहिए। मतलब एक तरीके से लॉर्ड बर्किनहेड ये कह रहे हैं कि अगर आप यूनाइटेड होकर सरकार के सामने सहमति के साथ में सरकार के सामने अपनी डिमांड्स को रखोगे तो सरकार एक बार कोशिश करेगी उन डिमांड्स को कंसिडर करने की। और जब ये चैलेंज थ्रो किया गया तो इंडियन पॉलिटिशियंस ने डिसाइड किया कि हम अपने सारे डिफरेंसेस को भूल के यूनाइटेड होके सरकार के सामने अपनी डिमांड्स को रखेंगे। अभी तक नेहरू कमेटी को फॉर्म नहीं किया गया है, अभी तक कोई नेहरू रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन हाँ इस चैलेंज के चलते इंडियन पॉलिटिशियंस के बीच में डिस्कशंस की शुरुआत हो गई है। ये बातचीत शुरू हो गई है कि हमारी यूनाइटेड डिमांड्स क्या होंगी। वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज मिल रही हैं और अपनी अपनी डिमांड्स को प्रपोज कर रही हैं। इसी सिनेरियो में मुस्लिम लीग का सेशन होगा दिसंबर 1927 में। कहाँ पे होगा? दिल्ली में होगा। और इस सेशन में मुस्लिम लीग अपनी 4 डिमांड्स, अपने 4 प्रपोजल्स को सामने रखेगी। बेसिकली मुस्लिम लीग ये बोलेगी कि जो भी कमेटी बनाई जाएगी, जो कि यूनाइटेड डिमांड्स को तैयार करेगी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करेगी, वो हमारे इन 4 डिमांड्स को ध्यान में रखे, इन 4 डिमांड्स को इंक्लूड करे। मुस्लिम लीग ने अपने 4 डिमांड्स को बता दिया है और इन चारों डिमांड्स को कांग्रेस एक्सेप्ट भी कर लेगी। कांग्रेस का भी सेशन हुआ था दिसंबर 1927 में। कहाँ पे? मद्रास में। अपन ने पढ़ा था। इस मद्रास सेशन में कांग्रेस मुस्लिम लीग की इन चारों डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लेगी और इसी को बुलाया जाता है दिल्ली प्रपोजल। बट ये 4 डिमांड्स थी क्या? देखो, पहली डिमांड थी मुस्लिम लीग की कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देना है, मत दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जॉइंट इलेक्टोरेट रखो। लेकिन जॉइंट इलेक्टोरेट के केस में मुस्लिम्स को रिजर्वेशन ऑफ सीट्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। पहली डिमांड क्या है कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देना है, मत दो, जॉइंट इलेक्टोरेट रखो, लेकिन जॉइंट इलेक्टोरेट के केस में मुस्लिम्स को रिजर्वेशन ऑफ सीट्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। दूसरी डिमांड क्या है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में कम से कम 1/3 रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए मुस्लिम्स को। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में मुस्लिम्स को कम से कम 1/3 रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करो। ये तो फिर भी कुछ हद तक ठीक है डिमांड्स, मतलब सुनी जा सकती हैं, डिस्कशन किया जा सकता है। लेकिन ये जो तीसरी और चौथी डिमांड है ये बेहद प्रॉब्लमेटिक है। तीसरी डिमांड क्या थी मुस्लिम लीग की कि पंजाब और बंगाल, जहाँ पे मुस्लिम्स माइनॉरिटी में नहीं थे, जहाँ पे मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे, वहाँ पे मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन दो इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। ये प्रॉब्लमेटिक है भाई। जहाँ पे आप माइनॉरिटी में हो वहाँ आप ये कहो कि हमें हमारी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन दी जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जहाँ पे आप मेजॉरिटी में हो वहाँ भी आप ये कह रहे हो कि हमें रिप्रेजेंटेशन दो हमारी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। और ये प्रॉब्लमेटिक क्यों है? कल को फिर हिंदू कम्युनिटी भी तो बोल सकती है कि हमें हमारी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन दो, और हिंदू पॉपुलेशन तो ज़्यादातर जगह पे मेजॉरिटी में थी।
तो ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा, दिक्कत शुरू हो जाएगी। तीसरी डिमांड प्रॉब्लमेटिक थी, चौथी उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी। चौथी डिमांड क्या थी कि 3 नए मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस को क्रिएट किया जाए, 3 नए मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस को फॉर्म किया जाए और उनके नाम क्या होंगे, सिंध, बलूचिस्तान और NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। और मज़े की बात यह है कि मुस्लिम लीग की इन चारों डिमांड्स को कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया था अपने मद्रास सेशन में। 4 डिमांड्स क्या थी, एक बार फिर से देखते हैं। पहली डिमांड कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देना है, मत दो, लेकिन फिर मुस्लिम्स को रिजर्वेशन ऑफ सीट्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। दूसरी डिमांड, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में कम से कम 1/3 रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए मुस्लिम्स को। तीसरी क्या थी कि पंजाब और बंगाल जहाँ पे मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे वहाँ पे मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन दो इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। और चौथी डिमांड, 3 नए मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस को क्रिएट किया जाए जिनके नाम होंगे सिंध, बलूचिस्तान और NWFP। कांग्रेस ने इन डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लिया, बट हिंदू महासभा इसके अपोजिशन में खड़ी हो गई। खासकर ये जो तीसरी और चौथी डिमांड है, हिंदू महासभा ने बोला कि एक तो ये जो डिमांड है कि नए मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस को क्रिएट किया जाए, इसको हम अपोज करते हैं, इसको हम कैसे भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और दूसरा, हिंदू महासभा ने बोला कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स प्रोवाइड करो, मुस्लिम्स को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ वहाँ पे जहाँ पे मुस्लिम्स माइनॉरिटी में है। मतलब सीधे सीधे हिंदू महासभा ने कहा कि पंजाब और बंगाल जहाँ पे मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है वहाँ पे कोई रिजर्वेशन ऑफ सीट्स नहीं होना चाहिए। और ये कुछ हद तक ठीक भी लगता है। हिंदू महासभा की एक डिमांड और थी कि जो हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए वो यूनिटरी होना चाहिए। यूनिटरी से मतलब कि ज़्यादातर जो पावर है वो सेंटर के पास में होनी चाहिए। मुस्लिम लीग ने अपनी डिमांड्स बता दी और हिंदू महासभा ने अपनी डिमांड्स बता दी। और अब दिक्कत की शुरुआत हुई। अब मोतीलाल नेहरू के सामने डिलेमा की शुरुआत हुई। मोतीलाल नेहरू और उस टाइम के जितने भी अदर लीडर्स थे, जो भी नेहरू कमेटी का हिस्सा थे, उनके सामने डिलेमा की शुरुआत हुई कि अगर मुस्लिम लीग की डिमांड्स को मान लें तो हिंदू महासभा वाले छोड़ के चले जाएंगे, और अगर हिंदू महासभा की डिमांड्स को मान लें तो मुस्लिम लीग वाले छोड़ के चले जाएंगे। और लॉर्ड बर्किनहेड ने यह कहा था कि डिमांड्स आपको यूनाइटेड होकर देनी पड़ेंगी, यूनिटी को मेंटेन करना ज़रूरी था। तो अब क्या डिसाइड किया गया? अब कोशिश की गई कि किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए। ऑल पार्टीज़ की कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, ऑल पार्टीज़ की मीटिंग बुलाई गई, लेकिन इस मीटिंग में मुस्लिम लीग ने बोल दिया कि हमारे तो ये 4 डिमांड्स हैं, हमें तो ये 4 प्रपोजल्स चाहिए ही चाहिए। और दूसरी तरफ हिंदू महासभा ने बोल दिया कि हमारी ये डिमांड्स हैं, ये जो मुस्लिम लीग की ये जो लास्ट वाली 2 डिमांड्स हैं, हम इनको किसी भी सूरत में नहीं मानेंगे। मतलब दोनों ही ग्रुप्स अड़ गए, दोनों ही ग्रुप्स टस से मस होने को तैयार नहीं थे। और अब डिलेमा की शुरुआत हुई, दिक्कत की शुरुआत हुई। अब क्या किया जाए? तो नेहरू रिपोर्ट ने कोशिश करी कि दोनों ही ग्रुप्स को कुछ कंसेशंस प्रोवाइड कर दिए जाएं। और वो कंसेशंस क्या थे? रिपोर्ट में बोला गया कि देखो, जॉइंट इलेक्टोरेट रखे जाएंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट को पूरी तरीके से ख़त्म किया जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा, जॉइंट इलेक्टोरेट रखे जाएंगे, मुस्लिम्स को रिजर्वेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन सिर्फ वहाँ पे जहाँ पे मुस्लिम्स माइनॉरिटी में हैं। मतलब एक तरीके से मुस्लिम लीग की ये जो तीसरी डिमांड है इसको रिजेक्ट कर दिया गया और हिंदू महासभा की इस डिमांड को मान लिया गया। ये बोल दिया गया कि जॉइंट इलेक्टोरेट रखे जाएंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट को ख़त्म किया जा रहा है, मुस्लिम्स को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन सिर्फ वहाँ पे जहाँ पे वो माइनॉरिटी में है। एक डिमांड मान ली गई है हिंदू महासभा की, तो बैलेंस करने के लिए एक डिमांड मुस्लिम लीग की भी मानी जाएगी। और वो डिमांड क्या थी कि देखो, सिंध को अलग किया जाएगा बॉम्बे से, लेकिन अलग तब किया जाएगा जब इंडिया को डोमिनियन स्टेटस मिलेगा। तीसरी डिमांड यही थी, चौथी डिमांड जो मुस्लिम लीग की थी कि 3 नए मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस को क्रिएट किया जाए। उनमें से एक क्या था? सिंध। तो सिंध के लिए नेहरू रिपोर्ट ने अग्री कर लिया, बलूचिस्तान और NWFP के लिए अग्री नहीं किया, लेकिन सिंध के लिए अग्री कर लिया। बट साथ में ये भी बोला कि सिंध में जो भी हिंदू माइनॉरिटी होगी उसको पूरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी। और तीसरा कंसेशन के तौर पर नेहरू रिपोर्ट ने बोला कि हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो लार्जली यूनिटरी होगा, मतलब ज़्यादातर जो पावर है और जो रेजिडुअल पावर्स हैं, जो बची कुची पावर्स हैं, वो सेंटर को दी जाएंगी। एक तरीके से नेहरू रिपोर्ट ने बैलेंस करने की कोशिश करी कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग दोनों को ही बैलेंस करके रखा जाए, दोनों के बीच में भी किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना हो और यूनिटी को बनाए रखा जाए, इसकी कोशिश की जा रही है। बट ये मानेंगे कहाँ? कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे और उन कॉन्फ्लिक्ट्स की शुरुआत होगी
जब नेहरू रिपोर्ट इन प्रपोजल्स को सामने रखेगी तो जिन्ना साहब जो हैं वो अपने कुछ अमेंडमेंट्स को प्रपोज करेंगे। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होगी, कहाँ पे होगी? कलकत्ता में होगी। कब होगी? दिसंबर 1928 में होगी। और जिन्ना साहब जो हैं वो 3 अमेंडमेंट्स प्रपोज करेंगे। एक तो जिन्ना क्या बोलेंगे कि सेंट्रल लेजिस्लेचर में मुस्लिम्स को कम से कम 1/3 रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, इसको इंक्लूड करो। दूसरा जिन्ना क्या बोलेंगे कि बंगाल और पंजाब में मुस्लिम्स को रिजर्वेशन मिलना चाहिए इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। लेकिन ये जो रिजर्वेशन है ये कब तक मिलना चाहिए? जब तक कि अडल्ट सफरेज इस्टेब्लिश नहीं होता है, जब तक कि सबको राइट टू वोट नहीं मिलता है। और तीसरा अमेंडमेंट जिन्ना का ये था कि रेजिडुअल पावर्स जो हैं वो प्रोविंसेस को दी जाएं, सेंटर को ना दी जाएं। मेरा मानना ये है कि ये जो जिन्ना इतना पीछे पड़े हुए हैं कि प्रोविंसेस को रेजिडुअल पावर्स दी जाएं, इसका एक रीज़न शायद ये रहा होगा कि जिन्ना को लग रहा होगा कि हिंदू मेजॉरिटी वाला पूरा एरिया है, जब भी चुनाव होंगे तो सेंटर में हिंदूज़ की मेजॉरिटी रहेगी और वहाँ पे हमारी कम चलने की संभावना है। लेकिन प्रोविंसेस तो कई सारे हैं जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है, तो जो रेजिडुअल पावर्स हैं वो किसको दी जाएं? प्रोविंसेस को दी जाएं। ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा रहा होगा जिन्ना के दिमाग में। बट ये जो अमेंडमेंट्स हैं इनको थोड़ा ठीक से देखो। एक तो क्या कह रहे हैं कि 1/3 रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए मुस्लिम्स को सेंट्रल लेजिस्लेचर में, यही सेम पुरानी वाली डिमांड जिसको रिजेक्ट किया गया था, इसको वापस से सामने रख दिया। और दूसरा क्या कह रहे हैं कि बंगाल और पंजाब में मुस्लिम्स को रिजर्वेशन मिलना चाहिए इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। सिर्फ एक चीज़ ऐड कर दी है कि तब तक के लिए जब तक कि अडल्ट सफरेज को इस्टेब्लिश नहीं किया जाता है। यही डिमांड पहले भी थी इनकी जिसको रिजेक्ट किया गया था। मतलब पहली वाली डिमांड्स को ही दोबारा से अमेंडमेंट्स के तौर पे जिन्ना साहब ने सामने रख दिया। इन डिमांड्स को एक्सेप्ट किया जाएगा क्या? बट ऑब्वियस सी बात है नहीं किया जाएगा। जब एक बार रिजेक्ट कर दिया है तो दोबारा भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दीज डिमांड्स वर नॉट अकोमोडेटेड। और जब जिन्ना साहब की डिमांड्स को नहीं माना गया तो जिन्ना जो है वो कांग्रेस को, मुस्लिम लीग को छोड़ के चले जाएंगे। बेसिकली जिन्ना चले जाएंगे मुस्लिम लीग के मोहम्मद शफ़ी वाले फैक्शन में। अपन ने जब साइमन कमीशन की बातचीत की थी तो अपन ने पढ़ा था कि मुस्लिम लीग का एक मेजॉरिटी सेक्शन था जिसको जिन्ना लीड कर रहे थे और उस सेक्शन ने साइमन कमीशन को बॉयकॉट किया था। लेकिन एक माइनॉरिटी फ्रैक्शन भी था जिसको लीड कर रहे थे मोहम्मद शफ़ी। ये जो मोहम्मद शफ़ी वाला फैक्शन था इसने साइमन कमीशन को सपोर्ट किया था, उसको बॉयकॉट नहीं किया था। जब जिन्ना की डिमांड्स नहीं मानी जाएंगी तो जिन्ना वापस से मुस्लिम लीग के सफ़ी वाले फैक्शन में चले जाएंगे, मोहम्मद शफ़ी वाले फैक्शन में चले जाएंगे। और वहाँ जाने के बाद जिन्ना मार्च 1929 में 14 पॉइंट प्रोग्राम लेकर आएंगे। और ये जो 14 पॉइंट प्रोग्राम है ये मुस्लिम लीग के फ्यूचर का बेसिस बनेगा। एक तरीके से ये वो पॉइंट है जहाँ से मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग होने की शुरुआत कर दी और धीरे धीरे यही चीज़ें और बिल्डअप होंगी और अल्टीमेटली हमारी कंट्री का पार्टीशन हो जाएगा। इस 14 पॉइंट प्रोग्राम में जिन्ना साहब ने क्या कहा? जिन्ना ने कहा कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया जाएगा, लेकिन जो रेजिडुअल पावर्स हैं वो दी जाएंगी प्रोविंसेस को। जो बची कुची पावर्स हैं वो किसको दी जाएंगी? प्रोविंसेस को। पहले से ही इनकी डिमांड यही थी और वही डिमांड इन्होंने दोबारा रख दी अपने 14 पॉइंट प्रोग्राम में। दूसरा इन्होंने बोला प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ग्रांट की जाएगी। तीसरा बोला कि सेंटर अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना चाहेगा तो वो स्टेट्स के कॉन्करेंस के बिना, स्टेट्स की सहमति के बिना नहीं कर सकता है। अच्छा, ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये फिर भी ठीक हैं, इनमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। पहला क्या है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जाएगा लेकिन रेजिडुअल पावर्स किसको दी जाएंगी? प्रोविंसेस को। दूसरा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं। तीसरा ये कह रहे हैं कि सेंटर अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेगा तो स्टेट्स की सहमति के बिना नहीं कर सकता है। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर डिस्कशन हो सकता है। लेकिन इसके बाद जितने भी पॉइंट्स हैं वो पूरी तरीके से प्रो मुस्लिम पॉइंट्स हैं। जैसे कहा गया कि जितने भी लेजिस्लेचर्स हैं और जितनी भी इलेक्टेड बॉडीज़ होंगी उनमें मुस्लिम्स को एडुकेट रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड की जाएगी। और ये जो एडुकेट रिप्रेजेंटेशन है ये प्रोवाइड की जाएगी विदाउट रिड्यूसिंग मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स इन अ प्रोविंस टू अ माइनॉरिटी और इक्वलिटी। और ये थोड़ा कैच है। क्या कह रहे हैं कि जहाँ पे हम मेजॉरिटी में हैं वहाँ तो जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है वो है, वहाँ पे उस रिप्रेजेंटेशन को माइनॉरिटी में या इक्वलिटी में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन जहाँ पे माइनॉरिटी में है वहाँ पे हमें एडुकेट रिप्रेजेंटेशन चाहिए। दूसरा ये बोला
कि जितनी भी सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ हैं और जितनी भी सर्विसेज हैं वहाँ भी मुस्लिम्स को एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। फिर इसके बाद सेम वही डिमांड कि सेंट्रल लेजिस्लेचर में 1/3 रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए मुस्लिम्स को। सेंटर में और प्रोविंसेस में जो कैबिनेट बनाई जाएगी उसमें कम से कम 1/3 मुस्लिम्स होने चाहिए। और इसके अलावा फिर मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स भी प्रोवाइड किए जाएं। कोई भी ऐसा बिल या रेजोल्यूशन जिसको 3/4 ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी अपोज कर रही है उसको किसी भी सूरत में लेजिस्लेचर से पास नहीं किया जाना चाहिए। फिर बोला कि कोई भी ऐसा टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से पंजाब, बंगाल और NWFP में मुस्लिम मेजॉरिटी को अफेक्ट पड़े। एक तरफ बोल रहे हैं कि कोई भी ऐसा टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन मत करो जिसकी वजह से पंजाब, बंगाल और NWFP में जो मुस्लिम मेजॉरिटी है उसको कुछ अफेक्ट पड़े, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि सिंध को अलग किया जाना चाहिए बॉम्बे से और एक नया मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। बलूचिस्तान में और NWFP में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। बेसिकली इनकी डिमांड थी कि वहाँ पे लोकल लेजिस्लेचर को इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। फिर आगे ये लिख दिया गया कि सभी कम्युनिटीज़ को पूरा रिलीजियस फ्रीडम होना चाहिए और मुस्लिम्स के जो भी राइट्स हैं उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। देखो 2-3 डिमांड्स तो समझ में आती हैं। पहली 2-3 डिमांड्स ऐसी हैं जिनके ऊपर डिस्कशन हो सकता है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। लास्ट में ये जो 2-3 डिमांड्स हैं वो ऐसी हैं कि इनके ऊपर भी डिस्कशन हो सकता है, इनमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ एक्सट्रीम डिमांड्स हैं कि 1/3 रिप्रेजेंटेशन मिलनी ही मिलनी चाहिए, कैबिनेट में 1/3 मुस्लिम्स होने ही होने चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट जिसको पहले रिजेक्ट कर चुके थे अब उसको वापस से रख दिया है। फिर ये बोल रहे हैं कि भाई पंजाब, बंगाल और NWFP में कोई भी ऐसा टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से मुस्लिम मेजॉरिटी अफेक्ट हो, बट साथ में ये भी बोल रहे हैं कि बॉम्बे से सिंध को अलग करो और एक नया मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस इस्टेब्लिश करो। और ये अपने आप में प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं, मतलब सहमति बनेगी ही नहीं। और सहमति इस हद तक नहीं बनेगी कि नेहरू रिपोर्ट के ऊपर ना तो मुस्लिम लीग अग्री करेगी, जिन्ना चले गए, ना हिंदू महासभा अग्री करेगी, ना सिख कम्युनलिस्ट अग्री करेंगे। इनफैक्ट कांग्रेस के जो यंगर सेक्शन के लीडर्स थे जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जैसे सुभाष चंद्र बोस, ये भी अग्री नहीं करेंगे बिकॉज इनको नाराज़गी थी आइडिया ऑफ डोमिनियन स्टेटस से। नेहरू रिपोर्ट क्या कह रही है कि हमें सेल्फ गवर्निंग का राइट दे दो, हमें डोमिनियन स्टेटस दे दो। लेकिन ये जो यंगर सेक्शन के लीडर्स थे ये बात करने लग गए थे पूर्ण स्वराज की, ये बात करने लग गए थे कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। तो ये जो यंग लीडर्स हैं इनको लगेगा कि यार अभी तक डोमिनियन स्टेटस की डिमांड रख रहे हो। ये भी नाराज रहेंगे इस नेहरू रिपोर्ट से। इनफैक्ट इतने नाराज हो जाएंगे कि नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो कांग्रेस का ये जो मॉडिफाइड गोल है डोमिनियन स्टेटस, इसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देंगे और अपनी एक इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग को स्टैब्लिश कर लेंगे 1928 में। और ये जो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग है इसका गोल होगा कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इसका गोल होगा पूर्ण स्वराज। बेसिक सिंपल सी बातचीत। आज अपने को इतना ही पढ़ना है, सिंपल अपने को बेसिक चीज़ें याद रखनी है। एक तो ये याद रखो कि जब लॉर्ड बर्किनहेड ने चैलेंज थ्रो किया तो सभी ग्रुप्स ने अपनी अपनी डिमांड सामने रखी। डिमांड्स रखी, क्या क्या डिमांड्स थी वो अपन ने देखी, उन डिमांड्स के ऊपर सहमति बनी नहीं। नेहरू रिपोर्ट ने कोशिश करी कि किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ रीच किया जाए, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ रीच हुआ नहीं बिकॉज मुस्लिम लीग का अपना रिजिड स्टैंड था और हिंदू महासभा का अपना स्टैंड था। जिन्ना अलग चले जाएंगे और जिन्ना अपना 14 पॉइंट प्रोग्राम देंगे, और उस 14 पॉइंट प्रोग्राम में क्या बातचीत की गई वो अपन ने देख ली। जिन्ना अलग चले गए, मुस्लिम लीग अलग चली गई, हिंदू महासभा सेटिस्फाइड नहीं है, सिख लोग सेटिस्फाइड नहीं है, ऊपर से कांग्रेस के खुद के जो यंगर लीडर्स हैं वो भी सेटिस्फाइड नहीं है, उनको नाराजगी है इस डोमिनियन स्टेटस से। और वो जो यंगर लीडर्स हैं जैसे नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये दोनों कांग्रेस के इस डोमिनियन स्टेटस के गोल को रिजेक्ट कर देंगे और अपनी अलग से एक इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग को स्टैब्लिश करेंगे 1928 में, जिसका गोल होगा कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज। आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई, आगे की बात अपन अगले सेशंस में करेंगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।